Hello, viewers. This is the YouTube channel Lex Consilium Foundation, and I am Major General Neelendra Kumar for the playlist In Se Miliye. Now, in conversation today with Mr. Vikas Narayan Rai. He's an IPS officer who hailed from 1977 batch, assigned to Haryana cadre. He is specialized in training, but not merely training, in actual policing also. So, apart from his heading, the Special Protection Group SPG, Haryana Police, he served with the BSF, and uh, culmination of his career was as director of National Police Academy, Hyderabad. Superannuated 31st December 2012, so that means more than 13 years back. And he held various posts right from SP at the district. He was IG Police of a range, had a stint with Angel Vigilance Bureau, Director General, Law and Order in Haryana, and was also on deputation with SPG and has served as a Special Director General East with the Border Security Force. He is known for having conceptualized integrated police training and laid emphasis on democratic sensitization, community orientation of police personnel, and empowered society. For all this, he came to be widely respected. As far as his academic attainments are concerned, he is a postgraduate in history and also armed with a degree in law. Now, today I'm talking to Vikas. Can I address you as Vikas? Yeah, sure. Okay. Most welcome. So I'm in conversation with Vikas with something that has happened recently, just about a month back, less than a month, and that has occupied the center stage, not only in India, but beyond. तो ये जो 10 नवंबर उस दिन सोमवार था, उस दिन की जो वारदात दिल्ली में हुई, लाल किले के पास शाम को 6:15 के तकरीबन, जिसमें कि एक I-20 कार का ब्लास्ट हुआ। शुरू में उसको ब्लास्ट की तरह खबर आ रही थी और 9-10 लोगों के मरने की खबर आई अलग-अलग स्टेज पर इंजरीज के बाद, जबकि वो बचाए नहीं जा सके, और तकरीबन लास्ट की खबर तक 20 लोग इसमें घायल हुए काफी। और इस वारदात की जो जांच पड़ताल हुई, ये राष्ट्रीय स्तर पर गृह मंत्री और प्रधानमंत्री तक इस लोगों की इस पर नजर थी। तो इसमें दिल्ली पुलिस के अलावा NIA, JNK पुलिस, यूपी पुलिस, हरियाणा पुलिस और भी तमाम सिक्योरिटी इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज इसके लिए इकट्ठी की गई। खास बात इस घटना की यह है कि इसको व्हाइट कॉलर क्राइम का, व्हाइट कॉलर टेरर का नाम दिया गया। इसमें एक मेडिकल कॉलेज या यूनिवर्सिटी का नाम रोज आया सामने, और कई डॉक्टर्स का भी नाम आया जो कि एक सामान्यतः मुजरिम या क्रिमिनल नहीं होते। वो लोग, उनका समाज में कुछ और स्थान होता है, सम्मान का स्थान होता है डॉक्टर्स का। और एक खास बात और थी कि इसमें पुलिस को जो शुरू में सिक्योरिटी एजेंसीज को कुछ क्लूज मिले, तो उसमें काफी हद तक CCTV कैमरास का रोल था। अब एक सामान्य नागरिक से, जिसका पुलिस से एज सच कोई लेना देना नहीं है इन्वेस्टिगेशन क्राइम से, तो मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ विकास जी से कि इस घटना को आप किस तरह से देखते हैं। पहले भी बहुत टेरर की इंसिडेंट्स हुए, हमारा पार्लियामेंट अटैक में आया, जो बंबई में घटना थी उसमें तो डायरेक्टली पाकिस्तान का रोल था, कसाब का, और भी घटनाएं हुई हैं। तो ये किस तरह से हटकर है, इसमें क्या गंभीर मसले हैं, ये सब आप हमारे दर्शकों को बताएं विकास जी। देखिए, कानून व्यवस्था में बेसिकली 4 एलिमेंट्स पे हमें गौर करना चाहिए। जी।
एक तो पुलिसिंग जो है वो अराउंड लॉ एंड ऑर्डर एंड थोड़ा पुलिसिंग आपको जरा अराउंड ऊंचा बोलना पड़ेगा जी। हाँ पुलिसिंग अराउंड इंटेलिजेंस जी एंड पुलिसिंग अराउंड पॉलिसीज जी एंड पुलिसिंग अराउंड पॉलिटिक्स। जी ये चारों एलिमेंट आज के दिन एक्टिव है। समस्या को हमें देखना है तो इस तरीके से जानना पड़ेगा। आतंकवादियों की जो समस्या सामने आ रही है नए सिरे से खड़ी हो रही है। एक बार तो लगा सबसाइड कर गई। कुछ दिन पहले ऑपरेशन सिंदूर हुआ था जहाँ बड़ी बड़ी बातें भी की गई थी। लेकिन हम पाते हैं कि जो होम ग्रोन टेररिस्ट हैं, जो जी होम ग्रोन इकोसिस्टम है, वो शायद इन चीज़ों से ख़त्म नहीं हो पा रहा है। और इस पर्टिकुलर इंसिडेंट में जो लाल किले वाली इंसिडेंट है, जी इसमें चारों आपको प्ले करते हुए नजर आएंगे। अच्छा दरअसल ये इंसिडेंट थोड़ा सा पहले से शुरू होता है। उससे कुछ दिनों पहले जम्मू कश्मीर में कुछ पोस्टर्स देखे गए। जी इन पोस्टर्स में लिखा हुआ था वही कि आप लोग जो नागरिकों से अपील थी लोकल लोगों से कि आप लोकल सिक्योरिटी एजेंसीज को इंटेलिजेंस एजेंसीज को सपोर्ट करना बंद कीजिए, कॉपरेट मत कीजिए। उस पे जब आगे इंक्वायरी की गई जो कंसर्न अथॉरिटीज थे एसएसपी श्रीनगर वगैरह, तो उन्होंने पाया कि साहब इस ये तो उनको ट्रेस बैक करना शुरू किया। तो मुजफ्फरनगर में कोई एड्रेस मिला, आदमी मिले, उनसे जब बातचीत की गई तो इन डॉक्टर्स के बारे में पता चलना शुरू किया गया। अल्फला यूनिवर्सिटी जो धौल में फरीदाबाद में है उसका जिक्र आया। जब वो टीम यहाँ पे आती है तो यहाँ पे एक्सप्लोसिव मिलने शुरू हो जाते हैं और एक्सप्लोसिव मिलने के दौरान जो है ये पता चलता है कि एक आदमी उसमें से गायब है जी कार के साथ और एक्सप्लोसिव के साथ, जो एक्सप्लोसिव लेडेन कार है। अगले दिन वही आदमी जो है लाल चौक के सामने, सॉरी लाल किले के सामने पार्किंग में अपनी कार के साथ खड़ा मिलता है और वही थोड़ी देर के बाद बुद्धिमानी करने के बाद उस कार को ले जाता है और रेड लाइट पे एक्सप्लोड कर देता है। तो ये इंसिडेंट कुछ इस तरीके से होती है। उसके बाद जो पुलिसिंग होती है लॉ एंड ऑर्डर वाली, जिसमें कि आप छापे मारते हैं, सबूत इकट्ठे करते हैं, कनेक्ट करते हैं, और सीसीटीवी बहुत अच्छा इसमें उनको हेल्प मिली। उनके और जो टेक्निकल सर्वेलेंस और दूसरी चीज़ें हैं उसको उन्होंने यूज़ किया और फिर एक आदमी मिल जाए तो दूसरा आदमी और तीसरा और चौथा आप उसको ले ही लेते हैं। तो इस तरीके से वो एस्पेक्ट इसका बड़ा स्ट्रांग रहा। और ये सही है कि काफ़ी एक्सपर्ट्स मानते हैं कि कोई बड़ी दुर्घटना हो सकती थी, बड़े एक्सप्लोजन हो सकते थे, सीरीज ऑफ एक्सप्लोजन हो सकते थे, वो एवर्ट हो गए। तो मोटी मोटी बात तो ये है। इसमें ये भी सामने अब आता है कि साहब कई सालों से, लगभग 2-3 साल से ये लोग एक्टिव थे इस अल्फा यूनिवर्सिटी में, रिक्रूटिंग पीपल, इन कलेक्टिंग एक्सप्लोसिव्स, और अपनी जो इनका जो इंडोक्ट्रिनेशन जो इनका हुआ था उसको आगे कन्वे करने के लिए दूसरों के, और इनको कोई ना कोई हैंडल कर रहा है। पाकिस्तान का चाहे डायरेक्ट असर ना भी हो, लेकिन ये संभव ही नहीं कि उसका हिडन हैंड इसमें ना हो। रिमोट हैंड जरूर होगा, जरूर इनके कोई ना कोई हैंडलर्स होंगे। अभी कुछ ही दिन पहले, मतलब मेरा ख्याल है शायद एक हफ्ते के भी अंदर, सिरसा में गुरुद्वारे के सामने, सॉरी पुलिस स्टेशन के सामने एक्सप्लोजन हुए हैं जी और उसको उन्होंने कनेक्ट किया खालिस्तानी एक्सट्रीमिस्ट किसी ग्रुप से, जो भी उसके भी हैंडलर जो है पाकिस्तान में मिले हैं और वो लोग पकड़े भी गए हैं 2-3 जो है। और उसको भी इसी से जोड़ के देखना चाहिए। ये जो इंसिडेंट्स किए जा रहे हैं वो ये शो करने के लिए किए जा रहे हैं कि कैसे सिख टेररिज्म, कैसे एक कश्मीरी टेररिज्म ये भी जिंदा है और इसमें पाकिस्तान का कोई सीधा हाथ नहीं है, बल्कि ये जो है होम ग्रोन फिनोमेना है। ये एक स्टेटमेंट देने की कोशिश की जा रही है। इसमें दो तीन चीजें मैं उल्लेख करूंगा और आपकी राय जानना चाहूंगा। इसमें एक खास बात तो ये है कि रेडिकलाइजेशन जो हुआ है वो नॉर्मली लोग समझते हैं कि जो नीचे के तबके के लोग हैं, बेरोजगार हैं, वो रेडिकलाइजेशन के चक्कर में आ जाते हैं। एक चीज तो ये है। दूसरी चीज ये है कि इसमें जो अरेस्ट हुए हैं तो वो एक जगह नहीं है। कश्मीर में 7-8 जगह हुए हैं, उसके अलावा लखनऊ में, हरियाणा में और जगह। तो दूसरा मैं आपका ध्यान इसकी ओर ले जा रहा हूँ। तीसरी चीज यह है कि
जो एक्सप्लोसिव इस्तेमाल किया शुरू में, वक्त लगा ये पता करने में, कंफर्मेशन में, आइडेंटिफिकेशन में कि ये किस तरह का एक्सप्लोसिव था, और जिसके लिए उन्होंने ये कहा कि ये जो इंजरी पैटर्न था वो क्रॉस इंजरी पैटर्न था। डॉक्टर्स ने कहा कि कोई इंसान जा करके ब्लास्ट से और वो दीवार से लड़ा या किसी उससे, तो उसकी जो चोट आई वो उस दीवार से लड़ने की, तो एक टाइप ऑफ एक्सप्लोसिव की मैं बात कर रहा हूं। तो इसके बारे में, और चौथी चीज ये है कि रेडिकलाइजेशन का एक हिस्सा, कि एक इंसान जबकि उसको एमबीबीएस की डिग्री मिल जाती है, डॉक्टर बन जाता है और एक तरह से अपने कैरियर में वो सेटल्ड है, उसकी कुछ इज्जत है, और फिर भी उसका रेडिकलाइजेशन इस हद तक है कि वो ऐसे आतंकी कामों में जुट जाता है। तो इसके बारे में आप अपने तजुर्बे से, आपका लंबा अनुभव रहा, कैसे देखते हैं? रेडिकलाइजेशन पे मैं अभी बाद में बात करता हूँ, पहले एक्सप्लोसिव की बात कर लूँ। जी। इसमें अमोनियम नाइट्रेट इस्तेमाल हुआ है, वो सबको पता है। अमोनियम नाइट्रेट बाज़ारों में मिलता है, जो कि एक खाद की तरह इस्तेमाल किया जाता है। जी। उसके फटने से इस तरह का एक्सप्लोजन होता है। जी। लेकिन वो नॉर्मल टेम्परेचर या थोड़ी-सी आग देने से या उसको हीट करने से नहीं फटता है, उसको एक्सप्लोड करना पड़ता है। और एक्सप्लोड करने के लिए आपको डेटोनेटर की ज़रूरत पड़ती है, जिसको एक बॉम्ब में कन्वर्ट करना पड़ता है। जी। वो बेसिक मटेरियल तो है, बट इट हैज़ टू बी कन्वर्टेड इंटू अ बॉम्ब ओके। व्हिच कैन कैरी आउट एक्सप्लोजन। तो इन्होंने सिर्फ यही किया कि उसको अमोनियम नाइट्रेट लेते रहे। अब वो दुकानें भी आइडेंटिफ़ाई हो गई इन वो एरिया से और दूसरी जगहों ये से भी जहाँ खबर पे अखबार से मिली है कि अमोनियम नाइट्रेट के अलावा इसमें कुछ टीएटीपी होता है, ट्राई हाँ, एसीटोन ट्राई पेरोक्साइड, तो वो मिला करके दोनों का मिश्रण इस्तेमाल किया गया। एग्ज़ैक्टली। जी। वो लिक्विड को उसमें मिलाते हैं, जब उनको उसको प्राइम करना होता है, जी। जब कन्वर्ट करना होता है तो उसको पूरी तरीके से मिक्सचर बनाते हैं और उसमें डिटोनेट करते हैं। तो वो एक टेक्निकल चीज़ है, हम उसमें ना भी पड़े, मोटी-मोटी चीज़ ये है कि जो बेसिक मटेरियल है अमोनियम नाइट्रेट, जी। वो ईज़िली अवेलेबल है। उसकी थोड़ी बहुत सरसरी तौर पे एंट्री होनी चाहिए कि भाई आपने किसको दिया है, क्या दिया है। मगर जब आपके सामने जो है सफेदपोश लोग खड़े हैं और वो अपने को क्लेम कर रहे हैं कि उनको ज़रूरत है, तो दुकानदार जो है कोई बहुत ज़्यादा तो ये उसमें। तकरीबन 3000 केजी एक्सप्लोसिव बरामद हुआ है। जी हाँ, तो इसका मतलब ये है कि बहुत सी जगह करने का विचार था इनका। अच्छा। और सुसाइड बॉम्बिंग की बातें आ रही हैं, जो मेन इनका एक्यूज़ था कि ही यूज्ड टू टॉक अबाउट सुसाइड बॉम्बिंग एंड इंडोक्ट्रिनेशन ऑफ न्यू कॉमर्स एटसेट्रा, एटसेट्रा। तो ये इनका माहौल चल रहा था। अब ये है कि उसमें वो कब करते, कब नहीं करते, ये चीज़ें तो अभी बाहर में आएँगी। जी। तो एक्सप्लोसिव्स का तो इट हैज़ टू बी हैंडल्ड वेरी केयरफुली, क्योंकि यही एक्सप्लोसिव जो वापस ले जाया गया, श्रीनगर ले जाया गया, वहाँ एक पुलिस स्टेशन में हैंडलिंग के दौरान, सैंपलिंग के दौरान ये एक्सप्लोड कर गया। मालखाने में कहीं पर। हालाँकि वो एक बेसिक गलती थी, क्योंकि एक्सप्लोसिव को इस तरीके से ट्रांसपोर्ट करना नहीं चाहिए। जी। उसका जो सैंपलिंग करनी थी वो फरीदाबाद में ही कर लेनी चाहिए थी और उसको जो डिस्ट्रॉय करना था यहीं कर देना चाहिए था। प्रोसीजर तो सेफ प्रोसीजर तो ये होता। लेकिन उनकी कोई ज़रूरत रही होगी, उसको ऑल द वे दे ट्रांसपोर्टेड बैक टू श्रीनगर और वहाँ उन्होंने करने की कोशिश की और वहाँ ये एक्सप्लोड हो गया। खैर वो एक अलग एस्पेक्ट है। अब आपके लंबे तजुर्बे, अनुभव से, और उसके साथ साथ लॉ की डिग्री, जिसमें कि आप एविडेंस का भी देख सकते हैं एंगल, कि किसी चीज को कहाँ बरामद को कहाँ पेश करना है, तो ये क्या केवल एक नीचे के लेवल पर लापरवाही है? अब मैं नहीं कह सकता, क्योंकि मैं उसको करीब से देख नहीं रहा हूँ। लेकिन जो बेसिक प्रोटोकॉल है वो यही है। एक्सक्लूसिव जहाँ पे मिलता है उसको वहीं पे सैंपलिंग करके वहीं और बर्बाद कर देना चाहिए। वहीं इसको डिस्ट्रॉय करना है। जैसे जी। वाटर की ज़रूरत है, पानी में डाल दीजिए, जी। तो वो खत्म हो जाएगा। लेकिन ये इस मामले में नहीं हुआ। अब क्या वजह है ये मैं नहीं बता सकता। जी। अब हम बड़े सवाल पे आते हैं, जिसको आप इंडोक्ट्रिनेशन कहते हैं। जी। रेडिकलाइजेशन। जी। रेडिकलाइजेशन कहते हैं। रेडिकलाइजेशन होता क्यों है, हमें ये सोचना चाहिए। रेडिकलाइजेशन एक तो जो एग्रेसिव पार्टी है वो, जिसको हम कहते हैं जहाँ पे कि वो अनएजुकेटेड लोगों को तैयार करते हैं, जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है वहाँ के लोगों को तैयार करते हैं, दैट इज एक्चुअली नॉट रेडिकलाइजेशन।
ओके, वो तो एजेंट्स अपने वो बना रहे हैं। एजेंट्स को बनाने के लिए ब्रेन वॉशिंग उनकी की जाती है वगैरह वगैरह। और ब्रेन वॉश हो जाते हैं, किसी को इकोनॉमिक कंडीशंस की वजह से पैसे चाहिए, किसी को कुछ और चाहिए, किसी की और कोई परेशानी है, वो सुसाइड बॉम्बर्स वगैरह तैयार कर लेते हैं उनको ट्रेनिंग दे करके। लेकिन जो रेडिकलाइजेशन है वो एक्चुअली पढ़े लिखे तबके का ही होता है। जी, जिसके लोग अभी ये पकड़े जा रहे हैं, इन्हीं का रेडिकलाइजेशन होता है। आगे वो स्वयं सुसाइड बॉम्बर बनते हैं या वो बनने के लिए दूसरों को प्रेरित करते हैं, वो एक अलग चीज़ है। जी, अब इस केसेस में हमें समझना चाहिए, जैसे मैंने शुरू में कहा था 4 एलिमेंट्स हैं। तो पुलिसिंग अराउंड पॉलिसी एंड पुलिसिंग अराउंड पॉलिटिक्स, जी, ये प्रॉब्लम हमारी रेडिकलाइजेशन में आ रही है। पॉलिसी के अराउंड तो पुलिसिंग होनी चाहिए, जी, लेकिन जैसे ही आप पॉलिटिक्स के अराउंड पुलिसिंग करना शुरू कर देते हैं, आप मौका देते हैं सोसाइटी में लोगों को, इस तरीके के लोगों को, कि उनका जो डिसकंटेंटमेंट है वो बढ़ता जाता है और बढ़ते-बढ़ते वो जो है रेडिकलाइजेशन के शिकार हो जाते हैं। देखिए, कश्मीरी कभी भी बाहर आकर के इस तरीके का रेडिकलाइजेशन का कोई मतलब होना नहीं चाहिए। जो पढ़ने के लिए बाहर आते हैं, गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, उनके अपने पैसे लगाते हैं, फैमिली के सब कुछ होता है, और ऐसे केसेस कम से कम मेरी याददाश्त में रहे हैं या कश्मीरी करते हैं। जी, फरीदाबाद में मैं खुद फरीदाबाद में रहता हूँ, 2 तरह के कश्मीरी देखे हैं। जी, एक तो जो लगड़ारे होते हैं, जो लकड़ियाँ काटते हैं, जो बड़े-बड़े दरख्तों को काटते हैं खतरनाक तरीके से, बहुत अच्छा वो इस काम को करते हैं। और दूसरे हैं शॉल बेचने वाले। जी, आषाढ़ी आपको जाड़ों के महीने में जी दोनों हाँ, तरह के मिलते हैं, पूरे नॉर्थ इंडिया में मिलते हैं। लेकिन इस तरीके का रेडिकलाइजेशन किसी कश्मीरी में हो, उनसे आप बात कीजिए, वो बड़े सिंपल से लोग हैं, हर साल आते जाते हैं, वो तो एक ऐसे झांसे में आए नहीं, ऐसा तो नहीं कि उनको भी कोशिश की तो गई होगी उन्हें भी रिक्रूट करने की, लेकिन वो इनके झांसे में नहीं आए। रेडिकलाइजेशन के शिकार कौन हुए? डॉक्टर्स हुए, जी, और पढ़े लिखा तबका हुआ, जैसे आपने कहा, जिनका काफ़ी स्टेक पे था, जिनकी फैमिली उन्हें ये जो मेडिकल कॉलेज था 50-50 लाख फीस लेता था एडमिशन की, और तमाम गवर्नमेंट के जो फिल्टर्स थे उनसे पास होकर के ये मेडिकल कॉलेज बना था। और जो आदमी है वो भी एक अच्छा खासा बड़ा बिजनेसमैन हो गया, उसने पैसे बहुत कमाए और काफ़ी इसको एक्सपैंड किया। तो यहाँ समस्या आ रही है कि जो पुलिसिंग अराउंड पॉलिटिक्स है, जी, वो रेडिकलाइजेशन को प्रेरित कर रही है। मैं ये मेरी समझ ये है। वो पुलिसिंग अराउंड पॉलिटिक्स जो है वो उसको हमें दुरुस्त करना पड़ेगा कि पॉलिटिक्स को पुलिसिंग से आपको सेपरेट करना पड़ेगा। बहुत सी चीज़ें हैं जो आपको हेल्प करती हैं पॉलिटिक्स में, उसी को आप पुलिसिंग में अगर आप हाइलाइट करते रहेंगे तो आपको रेडिकलाइजेशन का असर जो है वो मिलता रहेगा, नज़र आता रहेगा। जैसे रेडिकलाइजेशन का एक बहुत बढ़िया जो क्लासिक उदाहरण है वो 1984 का है, जी, जब सिख रेडिकलाइजेशन होता है। जी, सिख रेडिकलाइजेशन सॉरी 1982 का है। जी, जब एशियाड गेम्स दिल्ली में होने वाले थे और सिखों ने, झंडा वाले ने कॉल दी थी कि हम होने नहीं देंगे, रोक देंगे, जी हाँ, और हरियाणा पंजाब बॉर्डर पे जो है सिखों का भी मतलब इंसल्ट किया गया। जी, हज़ारों लाखों की तलाशियाँ ली गई और तरह-तरह का, और वहाँ से पहला वे और रेडिकलाइजेशन मिलता है। पढ़े-लिखे लोग, आर्मी ऑफिसर्स, रिटायर्ड सीनियर पुलिस के लोग, तमाम तरीके के लोग, टेक्नोक्रेट्स, ब्यूरोक्रेट्स, वो जो है डंडा मारने से जुड़ने शुरू हो जाते हैं। रेडिकलाइजेशन वहाँ पे शुरू होता है, और उसके जो नतीजे थे वो हमने देखा कि कहाँ पहुँचा है। इसी तरीके से आपका जैसे हिंदू रेडिकलाइजेशन, जी, जो आपका समझौता ब्लास्ट होता है, जो आपका मक्का मस्जिद केस होता है, अजमेर होता है, तमाम केस ऐसे जो कि इनके बाद में ट्रायल में भी सभी कुछ हुआ, वो इसीलिए हुआ क्योंकि उनको लगा कि अब सरकार जो है, वाजपेयी गवर्नमेंट चली गई, दूसरी कांग्रेस गवर्नमेंट आ गई, और अब ये इस पे और ठंडे हो जाएँगे और आगे नहीं चलेंगे वगैरह, वगैरह, मतलब व्हाटएवर वाज़ द थिंग, और पढ़े लिखे लोग उसमें भी शामिल थे। तो ये आपका इशारा गुड गवर्नेंस की ओर है कि उसका भी मेरा फॉल इशारा आउट हो सकता है अगर उसमें कमी है। मेरा इशारा गुड गवर्नेंस से और डीपर है, जी, कि मतलब आप एक पॉलिटिकल स्ट्रीम को रिप्रेजेंट करते हैं और उसको पॉलिटिक्स में रखिए, जी, उसको पॉलिसी में मत शामिल कीजिए। राइट, Policing should be totally independent kind of a approach. जी, It cannot go around your politics. It cannot strengthen your politics. आपको वो छोड़ना पड़ेगा एक बार, अगर आप रेडिकलाइजेशन से पिन छुड़ाना चाहते हैं तो। एक चीज़ और
कि इस मैग्नीट्यूड का जो ये मामला सामने आया है, जिसमें कि जगह-जगह डिफरेंट लोकेशंस हैं, डिफरेंट स्टेट्स में, और कई लोग इन्वॉल्व हैं। तो क्या इसमें संभावना ये है कि कोई यहाँ पर स्लीपर सेल होगी पाकिस्तान की या और किसी की, और कोई मास्टरमाइंड होगा जो इन सबको डायरेक्ट कर रहा होगा? ये स्लीपर सेल क्या है, ये तो ऑब्वियस सेल है, हमारे सामने ही है, सबके सब मौजूद है। जी, लेकिन अगर आप कह रहे हैं कि कोई इनका लोकल हैंडलर होगा तो ये हो सकता है, हो संभावना सकता हो है। सकती है जी, कि लोकल हैंडलर भी हो, अभी तो पूरी चीज़ें सामने आ ही रही हैं। जी। लेकिन ये भी संभावना है कि लोकल हैंडलर ना हो, जैसे इनकी विज़िट की बात आ रही है पाकिस्तान जाने की, टर्की जाने की, तुर्की का नाम आ रहा है कि इनमें से कोई तुर्की भी जाकर के वहाँ भी मीटिंग करके आए थे। तो ये सब लेकिन चीज़ें सर, भी इंडोक्ट्रिनेशन होना, रेडिकलाइजेशन एक चीज है, लेकिन जैसा यहाँ पर पता चला कि जगह-जगह सीसीटीवी में वो एक कार देखी गई, और वो एक तरह से जांच कर रहे थे, रेकी कर रहे थे, एक मौके की तलाश में थे। तो शायद जो एक आदमी पेशे से डॉक्टर है, उसका क्या इतना क्रिमिनल माइंड, एक इंडिविजुअल क्राइम दूसरी चीज है कि वो कोई कत्ल कर दे प्रॉपर्टी के, लेकिन एन ऑफेंस अगेंस्ट द स्टेट ऑफ दिस नेचर, तो शायद कहीं ना कहीं उसको इसके बारे में सलाह, गाइडेंस जरूर मिल रही होगी। क्या हाँ, ख्याल है ये इस तो है ही बारे है। में आपका? क्या हैंडलर्स तो पक्के हैं, मैं तो कह रहा हूँ हैंडलर्स होंगे ही। जी, कोई ज़रूरी नहीं कि वो हिंदुस्तान की ज़मीन पे हों, जी, संभव है पाकिस्तान में बैठे हों, टर्की में बैठे हों, कहीं और बैठे हों, वो तो एक इन्वेस्टिगेशन का विषय है। जी, और सीसीटीवी कैमरे का जहाँ तक सवाल है, सीसीटीवी कैमरा कोई क्राइम को प्रिवेंट नहीं करता है, जी, और वो इन्वेस्टिगेशन में हेल्प करता है। बाद में जो आप जी हाँ, बिल्कुल एक ठीक। गैप तो यहाँ नज़र आता है। जी, गैप ये नज़र आता है कि जब वो वालपड़ा यूनिवर्सिटी तक पुलिस पहुँच गई थी, जी, ये पता था कि एक आदमी गायब है, तो वहाँ पे गैप एक हमें नज़र आता है इन्वेस्टिगेशन में कि वो आदमी जो गायब है उसके पीछे हम उस तरीके से नहीं लग पाए जैसे कि हमें लगना चाहिए था। उसमें थोड़ा-सा एक गैप रह गया, ये तो मानना पड़ेगा। लेकिन सीसीटीवी कैमरा अपने आप में कोई हाँ, जी, प्रिवेंशन का टूल है। जी। और क्या आपको लगता है कि और मुल्कों की तुलना में अभी हमको अपने इन्वेस्टिगेटिव या प्रिवेंटिव एफर्ट्स में भी कुछ और कदम ले उठाने की जरूरत है? ये इन्वेस्टिगेटिव एफर्ट्स तो इनके बहुत अच्छे रहे। जी, बढ़िया उन्होंने पूरी कॉन्स्पिरेसी को वर्कआउट किया है जी, और जैसे-जैसे अनफोल्ड होती जाएगी इसके जो डायमेंशन है वो सामने आते जाएँगे। जी, रही बात जो है प्रिवेंटिव एस्पेक्ट्स की, तो प्रिवेंटिव एस्पेक्ट्स में बहुत स्ट्रॉन्ग जो इंटेलिजेंस होनी चाहिए थी। जी, इस पर्टिकुलर केस में स्पेसिफिक इंटेलिजेंस तो कोई थी नहीं। जनरल इंटेलिजेंस रही होगी। जब एनसीआर रीजन को टारगेट किया जा रहा है, हैंडलर्स एक्टिव हैं वगैरह इस तरह की तो रही होगी ज़रूर, मैं उसका बुरी भी नहीं हूँ। लेकिन स्पेसिफिक इंटेलिजेंस तो कोई थी नहीं। ना लोकल पुलिस के पास थी, ना सेंट्रल पुलिस के पास थी। किसी एजेंसी की अगर स्पेसिफिक इंटेलिजेंस होती तो ये इंसिडेंट इस तरीके से नहीं होता। इसकी हम जैसे जेनेसिस पे जाएँ, कहाँ से शुरू होता है, तो पोस्टर्स पहले देखे गए। पोस्टर्स पे आप कार्रवाई कर रहे थे। जी, पोस्टर्स एक अलार्मिंग चीज़ है और इतनी अलार्मिंग नहीं है कि आप उसको क्या मान के चलें। जब लोग जो है यूपी में, वेस्टर्न यूपी में उनसे कनेक्ट हुआ और उनसे बातचीत हुई, तो अरफला यूनिवर्सिटी का पता चला। ये चीज़ आगे जो है चलती चली गई। तो प्रिवेंटिव का जहाँ तक सवाल है, इंटेलिजेंस का थोड़ी-सी कमी है, स्पेसिफिक इंटेलिजेंस नहीं थी, जबकि ये 2-3 साल से यहाँ पे एक्टिव थे। जी, लेकिन असली जो इसमें कमी आती है और जो हमारा बेसिक सवाल है कि क्यों इस तबके के लोग, वो भी कश्मीरी लोग जो है वो मिडलैंड में आकर के एक्टिव होते हैं, जी, which is a very न्यू phenomenon। ये क्यों होते हैं, ये हमें देखना पड़ेगा कि पुलिसिंग अराउंड पॉलिटिक्स बंद होनी चाहिए। जी। उसको जितना आप डीलिंग करेंगे उतना फायदे में रहेंगे। और एक चीज और, आपकी सलाह या आपकी क्या सोच है कि अब इस तरह का जब एक वारदात इतना बड़ा हो जाता है, और पहले भी होते रहे हैं, तो एक नॉर्मल सामान्य नागरिक, अ कॉमन सिटीजन, हाउ कैन ही बी ऑफ हेल्प in
इंक्रीजिंग विजिलेंस या वो ज्यादा चौकन्ना हो जाए, तो इसके बारे में आपकी क्या सोच है? ये बड़ी अच्छी आपने इशू उठाया है कि कॉमन सिटीजन अगर एक दफा चौकन्ना हो जाए, जी कॉमन सिटीजन तो जितना चौकन्ना है उतना ही रहता है और उतना ही रहेगा। जी कोई धमाका हो जाएगा थोड़े दिन के लिए, वो उसमें ज्यादा इन्वॉल्व हो जाएगा, लेकिन वापस कम बैक टू द ओल्ड लाइफ। जी लेकिन कॉमन सिटीजन को जो चीज एक्चुअली हेल्प करेगी कि वो निकल करके बाहर आए और लोकल पुलिस को इन्फॉर्मेशन दे या शेयर करे, वो उसका ट्रस्ट है पुलिसिंग में। अगर उसको ट्रस्ट होगा तो आएगा, जी ट्रस्ट नहीं होगा तो नहीं आएगा। मैंने बड़े बड़े केस सॉल्व होते देखे हैं जहाँ पे कि एक कॉमन सिटीजन की इन्फॉर्मेशन पे ही सॉल्व हुए, जी जिसको कोई लालच नहीं था, उसको कोई किसी ने तैयार नहीं किया था, वो अपने आप आया क्योंकि उसको पुलिस में ट्रस्ट था। और बड़े बड़े केस खत्म हो जाते हैं, लोग आंख मूंद के चले जाते हैं, नोटिस नहीं करते क्योंकि उनको पुलिस में ट्रस्ट नहीं। तो इसी पैमाने पे किसी भी तो पुलिसिंग को ट्रस्ट पैदा करना पड़ेगा, सीधी बात। जी अगर पुलिसिंग का ट्रस्ट होगा, लोग जो ट्रस्ट लेजिटिमेसी आता है, अगर आप लेजिटिमेट पुलिसिंग करेंगे तो ट्रस्ट पैदा होगा, और ट्रस्ट पैदा होगा तो कॉमन सिटीजन आपको सपोर्ट करेगा। वरना आप अपील करते रहिए, पोस्टर्स निकालते रहिए, जो मर्जी कीजिए, उनको याद दिलाइए आपकी नेशनल ड्यूटी है, कुछ दिन तो काम करेगा, लेकिन देन दे विल गो बैक टू द ओल्ड स्टाइल। जी और कोई महत्वपूर्ण पहलू जिसके बारे में आप बोलना चाहेंगे विद रिगार्ड टू दिस रेड फोर्ट ब्लास्ट? देखिए, रेड फोर्ट ब्लास्ट में इस तरीके की घटनाओं में, जैसे कि मैं कह रहा हूँ कि जी लोकल पुलिस स्टेशंस को आपको थोड़ा सा गियर अप करना पड़ेगा टुवर्ड्स इंटेलिजेंस कलेक्शन है ओके इंटेलिजेंस कलेक्शन का काम लोकल पुलिस स्टेशन लेवल पे काफी पीछे हो गया है। टेक्नोलॉजी तो आ गई है, लेकिन जो माइंडसेट है वो उधर नहीं है, ना उनकी अकाउंटेबिलिटी है। उसको आपको एक बार जरा सा मजबूत करना पड़ेगा, और उसको मजबूत करने का तरीका वही है कि देयर शुड बी ए रिलेशनशिप ऑफ ट्रस्ट विद द लोकल पॉपुलेशन। अब एक इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी में धौल एक बहुत बड़ा गांव है, पुराना बड़ा गांव है। मैं 81-83 तक फरीदाबाद में डिस्टेंस भी था, तब भी धौल से काफी जो है वो इन्फॉर्मेशन तरह तरह की मिलती रहती थी। अब यह है कि वहाँ पे एक यूनिवर्सिटी बनती है, एक इंस्टीट्यूशन बना है, बढ़ते बढ़ते यूनिवर्सिटी बन गया, उसमें इतनी एक्टिविटी हो रही है सभी तरीके की, लेकिन वहाँ से कोई स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन लोकल पुलिस स्टेशन को क्यों नहीं आ रही? अगर इस तरीके की गतिविधियां थी, ये तो मैं मानता नहीं कि इतनी कारें इकट्ठी की जाए, इतना एक्सप्लोसिव इकट्ठा किया जाए, कोई लोकल नोटिस ही ना कर रहा, नोटिस कर रहा है लेकिन वो क्यों नहीं उसको पुलिस तक पहुंच पा रही है? उसकी वजह यही कि कोई ना कोई ट्रस्ट की कमी है, या वो इस तरीके से गियर अप नहीं कि इस इन्फॉर्मेशन को भी आपको इकट्ठा करना है, तो उसको स्ट्रेंथन करना बहुत जरूरी है, मैं ये कहूँगा। जी बहुत ठीक कहा आपने कि इस पहलू की ओर भी नजर डालनी है, जिससे कि हमको प्रायर इंफॉर्मेशन मिल सके और हम चौकन्ने रह सके। तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने ये जो बातें बताई, इनसे जो भी हमारे दर्शक हैं उनकी जानकारी बढ़ेगी और इस मामले को ठीक से समझ सकने के लिए वो इक्विप हो सकेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।